नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CUET पीजी हिंदी के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के ऊपर, जो कि 2024 के आधार पर आधारित है। इसके पहले हमने CUET पीजी हिंदी के सिलेबस पर चर्चा की थी। उसके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में अब अंतर कर दिया गया है, यानी कि बदलाव कर दिया गया है। पहले यह परीक्षा 2 पार्टों में हुआ करती थी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुल 25 प्रश्न होते थे और पार्ट बी में 75। इस तरीके से टोटल 100 प्रश्न पहले पूछे जाते थे। लेकिन इस बार CUET ने कुछ बदलाव किया हुआ है, यानी कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उसने बदलाव किया। अब सिर्फ केवल 75 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो हमने सिलेबस पर वीडियो बनाई हुई थी, जो कि पुराने पीडीएफ के आधार पर बनाई थी। आप जानते हैं कि हर साल परीक्षाओं के जो भी वेबसाइट्स हैं उसमें कुछ कुछ बदलाव से होते जा रहे हैं। जब भी नया फॉर्म निकल रहा है उसकी वेबसाइट अलग बना दी जा रही है। तो आप सभी के सहयोग के लिए हमने CUET पीजी हिंदी सिलेबस टाइप किया और पुराना ही पीडीएफ वहां पर आ गया। तो उसके आधार पर हमने पुराने पैटर्न पर आप सभी को बताया था, लेकिन अब देखिए इसमें बदलाव हो गया है। कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया, तो मैं दोबारा से जाकर 2024 के आधार पर पीजी हिंदी के सिलेबस को खोजा और यहाँ पर ये सिलेबस मिल गया है। और आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि 75 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न आपके विषय पर आधारित होंगे, यानी कि जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए, हिंदी विषय से फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी विषय से ही सवाल रहेंगे, पूरा 75 प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य होंगे और जो भी पेपर होगा वो हिंदी में होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए हैं 4 पॉइंट्स में यहाँ पर हैं कि 75 प्रश्न रहेंगे, आपके विषय से रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे। वैसे भी पिछली बार भी पूछे जा रहे थे, लेकिन जो पार्ट ए था उसको हटा दिया गया है। तो अब विशुद्ध तरीके से ये पूरा जो पेपर होगा हिंदी में ही होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या इससे जो भी प्रतियोगिता होगी वो आसान होगी या फिर कठिन होगी। देखिए, पहले कुछ विविधता भरा हुआ था, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे जाने की संभावना रहती थी, लेकिन अब केवल हिंदी विषय से प्रश्न रहेंगे, वो भी 75 प्रश्न रहेंगे। तो थोड़ा सा फाइटिंग यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि हिंदी जैसे विषयों की जब हम तैयारी करते हैं या फिर परीक्षाओं में बैठते हैं तो लगभग सभी विद्यार्थी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत अंतर होता है, तो 5 से 10 क्वेश्चंस का ही अंतर होता है। तो अब आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि केवल 75 प्रश्न हिंदी से आएंगे, तो हिंदी से रिलेटेड ही आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, विषय पढ़ने हैं। तो अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो अच्छा करेंगे, वरना थोड़ा भी आप यहाँ पर ढील बरतेंगे या फिर आलस बरतेंगे तो हो सकता है कि ये परीक्षा आपके लिए कठिन हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन परीक्षाओं के आधार पर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल कमर कसकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब हमें देखना है कि हिंदी विषय के लिए पढ़ना क्या है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया गया है। सिलेबस एकदम से पुराना है, ऑलरेडी मैं इस पर पहले भी बातचीत कर चुका हूँ। पुराना जो भी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। लेकिन जो भी विद्यार्थी 2024 से इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या फिर 2024 के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए जानकारी है कि हिंदी से अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो वहां पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि काल विभाजन से प्राय सवाल पूछे जाते हैं और नामकरण से सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सरलता से कैसे पढ़ें, इसलिए इसका काल विभाजन किया गया है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। और मुख्य तौर पर नामकरण से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी युग से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना और थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी विषय से है और 75 प्रश्न ही है। तो हो सकता है कि पिछले सालों से इस बार का जो पैटर्न है थोड़ा सा कठिन भी हो जाए। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ना है। इसमें प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना है। यानी कि दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं
इसमें मुख्य तौर पर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक पढ़ना है, जो कि काफी विस्तृत है। इसके लिए मार्केट में अलग अलग किताबें मौजूद हैं, कुछ मूल किताबें हैं, कुछ वन लाइनर किताबें। तो कुल मिलाकर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना है, और इसमें ध्यान रखना है कि रचनाकारों को पढ़ना है, रचनाओं को पढ़ना है, और जो भी कालखंड विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां हैं उनको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट दिया गया हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। हिंदी साहित्य धीरे धीरे आदिकाल से रीतिकाल तक आप देखेंगे ज्यादातर पद्यात्मक रहा है, लेकिन आधुनिक काल में आकर इसमें कई विधाओं में रचनाएं होने लगी, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं शामिल हैं। इसके लिए एक किताब मैं बार बार आप सभी को बताता हूं, इस बार भी बता रहा हूं, हिंदी का गद्य साहित्य। और ये किताब आपको इसलिए खरीदना है क्योंकि आगे भी आपको परीक्षाओं में जाना है, तो ये किताब आपके पास रहेगी तो लगातार आप इसका अध्ययन करते रहेंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना को पढ़ते हुए सेम टू सेम आपको पॉइंट 2 की तरह ही प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार, प्रमुख नाटक और नाटककार, प्रमुख कहानी और कहानीकार, इसी पैटर्न पे पूरा आपको पढ़ना है। जब आपका ये प्रमुख तैयार हो जाए तो आप 1-2 दिन समय निकालकर गौण रचनाओं को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि हर परीक्षा में मैं देख रहा हूं कि 1 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से गौण रचनाओं पर आधारित आ रहे हैं, जो कि मेरिट को प्रभावित करते हैं। आगे चौथा पॉइंट दिया गया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। प्रयोजन मूलक, जिसको कि हम अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी भी कहते हैं, आमतौर पर इसमें हिंदी भाषा का जो उद्देश्य रहा या फिर प्रयोजन रहा, किस उद्देश्य से इसको हमें पढ़ना चाहिए, इसके लिए कुछ किताबें जिसमें कि दंगल झाल्टे की किताब आप अगर खरीदे हो तो ठीक है, नहीं तो विनोद गोदरे की किताब आप खरीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी से रिलेटेड ये 2 किताबें मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है, और दोनों की विषय वस्तु लगभग सेम है, बस प्रस्तुतिकरण में अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये किताब आप खरीद लीजिए। बाकी पिछली बार जब हम तैयारी कर रहे थे तो इस पर हमने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ, और मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट ही डाल दूं, जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से आप तैयारी कर पाए। अगला पॉइंट है जन संचार माध्यमों में हिंदी, और इसके अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट पढ़ने हैं कि समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी। तो जन संचार के रूप में हिंदी का प्रयोग कैसे किया गया है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके व्यावहारिक जीवन पर आधारित है। आप समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी का क्या रूप है, आप जब विज्ञापन देखते हैं, चाहे वो समाचार पत्रों में आए हुए विज्ञापन हो, चाहे रेडियो टेलीविजन में आए हुए विज्ञापन हो, तो उसकी भाषा शैली क्या रही है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है उस पर आपको ध्यान रखना है। इसके लिए किताब में आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अभिव्यक्ति और माध्यम नाम से एक बुक है, जो कि केबीएस के सिलेबस में लगा हुआ है, और 11वीं 12वीं के क्लास में इसको पढ़ाया भी जाता है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है अब केबीएस की परीक्षा के दौरान, तो एक बार आप नजर जरूर दौड़ा लें कि ये जनसंचार माध्यम होते क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं और इनकी खास विशेषताएं क्या है। अगला पॉइंट है कि भारतीय काव्य शास्त्र आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षणों को ध्यान में रखना है। भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते वक्त आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो 6 संप्रदाय हैं, पहले उनका परिचयात्मक रूप से आप अध्ययन कर लें। इसके बाद विशेष रूप से शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। तो इसको भी उसी पैटर्न पर पढ़ना है जिस हिसाब से हम प्रमुख रचनाएं, रचनाकार एवं प्रवृत्तियों को पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि प्रमुख आचार्यों और उन आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षणों को हमें ध्यान में रखना है, परिभाषाओं को ध्यान में रखना है कि काव्य हेतु के कितने प्रकार हैं और किस काव्य हेतु को प्रमुख माना गया है। काव्य प्रयोजन को लेकर तमाम संस्कृत के आचार्य ने विचार विमर्श किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काव्य प्रयोजन वो कौन सा है। काव्य लक्षण को लेकर भी इसी तरीके से चर्चा की गई। इस पर भी हमने वीडियो लेक्चर पिछले बार बनाया हुआ था, इस बार भी आप उसको देखिए। अपनी तैयारी के बेस को मजबूत करने के लिए हमें अपने पीछे भी जाकर देखना चाहिए। जैसे आप तैयारी करते करते कभी परेशान से हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप में अब वो दम नहीं बचा है जो पहले आप बहुत तेज तर्रार से पढ़ने वाले थे, तो आंख बंद करके थोड़ा सा रिप्ले कीजिए, जैसे क्रिकेट में होता है।
आप रिप्ले कीजिए कि मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या हूंगा आगे। तो फिर आपका आत्मबल खुद आना शुरू कर देगा, आत्मविश्वास भी आएगा। तो न सिर्फ तैयारी में, बल्कि जिस तैयारी के माध्यम से जिन मैटर्स को आप पढ़ते हैं, पुराने मैटर कभी फालतू नहीं जाते हैं, पुरानी पढ़ाई कभी फालतू नहीं जाती है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि हम लोग विधिवत तरीके से अगर व्याकरण पढ़े हैं तो 6वीं से 8वीं तक हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हुआ करते थे, जो कि हम सभी को व्याकरण बहुत मनोयोग से पढ़ाते थे। आप याद कीजिए अपने मिडिल कॉलेज के दौरान मिडिल जो भी पढ़ाई आप कर रहे थे 6वीं से 8वीं तक, बाद में इसको बढ़ाकर 9वीं से 10वीं तक व्याकरण पढ़ाया गया। इसके बाद व्याकरण पढ़ने का बहुत कम चांस मिलता है, अगर मिलता भी है तो इसी तरीके की जब हम तैयारी करते हैं तो खुद से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, कोई भी पुरानी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, मेरा यही कहना था। अगला पॉइंट है हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत आपको संधि, समास, काल, वाक्य विन्यास पढ़ना है। तो हिंदी व्याकरण भी बहुत विस्तृत है, इसके लिए मैं कुछ किताबें आप सभी को सजेस्ट करता हूं बार बार। जैसे कि एक किताब है हरदेव बाहरी की, ठीक है, हो सकता है ये किताब आपके पास हो। और दूसरी किताब का नाम है वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब है, इसको भी आप देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी किताब आपके पास हो तो आप आराम से हिंदी व्याकरण को कवर कर सकते हैं। इन किताबों को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि विवाद की स्थिति में अगर मान लीजिए आप किसी प्रश्न को लेकर या फिर उससे उत्तर को लेकर चैलेंज करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो इन्हीं किताबों को आपको आधार बनाना पड़ेगा। वैसे मार्केट में हिंदी व्याकरण के नाम से तमाम किताबें मौजूद हैं, जो कि आपकी तैयारी में सहयोगी तो हो सकती हैं, लेकिन आपके प्रामाणिक तथ्यों में उनका प्रयोग नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हरदेव बाहरी वासुदेवानंदन प्रसाद की किताब को जरूर अपने पास रखिए। तो ये था सीयूईटी पीजी हिंदी का सिलेबस। सिलेबस देखने में 7 पॉइंटों में बटा हुआ छोटा है, लेकिन 75 प्रश्न आने में हैं, पूछने जाने हैं, तो इनको आप कैसे कवर करें? इन 75 सवालों को कवर करने के लिए आपको हर एंगल से देखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास देखना होगा, हिंदी भाषा का विकास भी देखना होगा आपको, और काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, और हिंदी व्याकरण भी। और साथ में आप देख रहे हैं कुछ नए इसमें पॉइंट दिए गए हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार माध्यम। इसको हम भाषा विज्ञान के ही पाठ के तौर पर अगर देखें तो ये भी सही ही होगा, क्योंकि शुरुआत में आप चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको हिंदी भाषा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले हम भाषा की जानकारी रखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे साहित्य की जानकारी रखते हैं, फिर इतिहास की जानकारी रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये सीयूईटी पीजी हिंदी का सिलेबस था, और आप समझ गए होंगे, इसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपने अपने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है, उसके सिलेबस को टैली करते हुए इस परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब भी पेपर बनाया जाता है तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है, वहीं के प्रोफेसर बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने सिलेबस से प्रभावित रहेंगे, या फिर उसका थोड़ा बहुत प्रभाव क्वेश्चन बनाने में पड़ेगा ही। तो कुल मिलाकर इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल पर उपलब्ध पुरानी वीडियोज को भी देखिए, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और साथ में नए तरीके से आप में उत्साह भरने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए मैं जुड़ा रहूंगा, और जहां भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट्स करेंगे, उसके हिसाब से हम चर्चा करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।